नमस्कार दोस्तों, एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। देश में 2 फ़ेज़ के चुनाव हो चुके हैं और उनसे जो फ़ीडबैक मिल रहा है, उससे विरोधियों के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, उनकी बड़ी धड़कनें जो हैं तेज़ हो गई हैं और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का भारतीय राजनीति से अचानक से लगाव बढ़ गया है। जब वो राहुल गांधी के भाषण की तारीफ़ करते दिखे तो चर्चा बढ़ गई। अब वो दुआ करते दिख रहे हैं कि कैसे भी करके मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में आने से रोकना होगा, भाजपा को आने से रोकना होगा। यानी कि 2 फ़ेज़ का जो फ़ीडबैक है वो देश ही नहीं विदेश में भी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम लोग और मीडिया हाउसेज़ इस पे बात कर रहे हैं। ये मैं आपको एक क्लिपिंग भी दिखाती हूँ। तो हर जगह ये बात हो रही है कि मोदी को दोबारा आने से रोको, 400 पार की धमक से खौफ में आया पाकिस्तान। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं और आप ये देखिए कि चर्चा क्या हो रही है, किसी तरीके से कांग्रेस के सितारे जो हैं वो बुलंद हो जाएँ। कांग्रेस की असलियत देखिए, मतलब पाकिस्तान को तो ये चिंता है कि वो राहुल गांधी कहीं हार ना जाएँ, लेकिन कांग्रेस जो है उसके बुरे हाल हो रहे हैं। उनके अपने ही नेता पार्टी बदल रहे हैं, कांग्रेस को छोड़-छोड़ के जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कांग्रेस की तारीफ़ कर रहा है। हालत ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी पुश्तैनी सीटों तक पे लड़ने के लिए उनके दिमाग में खौफ है, वो डर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने भी आनंद में एक चुनावी रैली में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। एग्ज़ैक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, पहले उसको देखती हूँ, उसके बाद आज के जो मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं केसी गुप्ता, उनको जोड़ती हूँ। जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए। तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए। तुम्हारे वो लोग आए थे, डोजियर देते थे, डोजियर। और फिर देश को बताते थे, हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। डोजियर। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद। नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, आपने देखा कि कांग्रेस में तो कुछ बचा नहीं है और पाकिस्तान चाहता है कि उसमें जान पड़ जाए, उसकी साँसें चलनी शुरू हो जाएँ। उसे क्यों इतनी चिंता हो रही है और सवाल ये भी है कि आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान, जिसे आज भारत उसके घर में घुस के मार रहा है, वो कांग्रेस का ही मुरीद हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि फ़ाहद चौधरी का भारतीय राजनीति से इतना ज़्यादा लगाव, उन्हें राहुल गांधी पे इतना ज़्यादा प्यार क्यों आ रहा है? क्या कहते हैं? देखिए, नवाब ये जो हैं फवाद फवाद चौधरी साहब, जो पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हें राहुल गांधी से प्यार नहीं है, उनको अपने देश पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान की नीतियों से प्यार है। और ये केवल अपनी ही पार्टी की तरफ से बोल रहे हों, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो ये बात कही है, पूरे पाकिस्तान देश की ओर से कही है। तो आप इसे पाकिस्तान की आवाज़ मान सकते हैं। हो सकता है उनसे बयान दिलवाया गया हो, जो आज सत्ता पे काबिज़ लोग हैं, हम नहीं जानते। खैर, ये बात सही है कि ये पाकिस्तान की आवाज़ है, और वो इसलिए है कि कांग्रेस का शासन आप देखें तो हमेशा से पाकिस्तान को सूट करता है। यानी जब भारत में कांग्रेस सत्ता में होती है, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुफ़ीद रहती है। आप आज़ादी के बाद की घटनाओं पे एक नज़र डालें संक्षिप्त रूप में, तो आप पाएँगे कि आज़ादी के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में जब वहाँ के कबायलियों ने आक्रमण किया और हमारी सेना ने उसका सामना किया, जीतते चले जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, वो मामले को यूएनओ में ले गए। परिणाम ये निकला कि उन्होंने कहा कि आप रेफरेंडम कर लीजिए, जनमत संग्रह कराइए, और आधा कश्मीर का हिस्सा लगभग वो पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जो आज तक हमको नहीं मिल पाया है। तो ये बात पाकिस्तान के पक्ष में गई। उस वक्त के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के ही थे, उनका ये कदम पाकिस्तान के बहुत फायदे में रहा, और जिसका फायदा वो आज तक भी उठा रहा है। अब आप जरा आगे चलिए, उनकी हिम्मत तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जब आप कमजोरी दिखाएंगे तो दुश्मन की हिम्मत तो बढ़ेगी। तो उन्होंने 1965 में बाकायदा योजना बना करके हमारे देश पर आक्रमण किया। ये सरेआम सीधा सीधा हमला था, बड़ी बदनीयती के साथ। और फिर उनके लोग बड़े चटखारे लेकर के कहते हैं, बड़ी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं कि हमने भारत के साथ ये कर दिया। वो शब्द कहने लायक नहीं है, जी। लेकिन जो भी थे वो शब्द अच्छे नहीं थे, और वाकई उन्होंने ऐसा किया। हालात ये हो गए कि कश्मीर को उन्होंने शेष भारत से काटने की पूरी तैयारी अपनी कर दी थी। ये तो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे, उनको वो समझते जानते नहीं थे। पाकिस्तानी लोग उनका आकलन करने में जरा विफल हो गए थे, तो वो भी कांग्रेस के ही, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पे कुछ और ही मिट्टी के बने हुए थे। तो शास्त्री जी ने यदि वो अभूतपूर्व कदम ना उठाया होता, जिसमें पूरी दुनिया की नाराजगी मोल लेकर के भी उन्होंने वो कदम ना उठाया होता, तो कश्मीर भारत के हाथ से गया था। इसका अंजाम पाकिस्तान ने कर लिया था। खैर, शास्त्री जी ने वो कदम उठाया और देश की लाज बच गई। हालांकि उसके बाद उस पर क्या गुजरी, शास्त्री जी पर क्या गुजरी, कि बेचारे वहां शांति समझौता के लिए गए, तो वो फिर जिंदा वापस नहीं लौटे। खैर, वो एक रहस्यमय घिरी हुई घटनाएं हैं, उनके बारे में भी बात नहीं करते। चलिए साहब, 65 का हो गया। उसके बाद आया 1971। अब ये पहली बार हुआ था भारत पाकिस्तान संबंधों के इतिहास में कि जहां पर भारत पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ गया, और जो हमारी लौह महिला के नाम से हमने जिनको नवाजा, जिनको बड़ा सम्मान दिया, अ, इंदिरा गांधी जी, जिनको रणचंडी तक कहा गया, उन्होंने सैनिक हस्तक्षेप किया जो कुछ पूर्वी पाकिस्तान में चल रहा था। परिणाम स्वरूप वो पाकिस्तान से टूटकर अलग देश बन गया, बांग्लादेश। और इसमें भारत की बड़ी भूमिका थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
हालांकि सबसे प्रमुख भूमिका तो शेख मुजीब और उनकी जो मुक्ति वाहिनी थी और पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो पूरी जनता, एक तरह से उनके जो पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान थे उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। उसके बावजूद भी हमारी काफी बड़ी उसमें भूमिका थी। चलिए साहब, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन इतनी बड़ी जीत को जब शांति समझौते की टेबल पे बैठे हैं 1972 में शिमला में, उस शिमला समझौते में जितने भी हमारे मिलिट्री गेन थे 1971 के युद्ध के, वो सब जीरो कर दिए। 92,000 के करीब जो युद्धबंदी थे उनको वापस कर दिया, और कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा रह गया वैसे के वैसे। वो गोल्डन मोमेंट था, स्वर्णिम अवसर था वो भारत के पास, जब दुश्मन इतना पस्त हो, उसके 92,000 लोग आपके पास कैदी हों, जब वो उस युद्ध में अपना सब कुछ गंवा के, अपनी आन बान शान खो के, और एक हारे हुए की तरह से आपके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो, तो ऐसे में कूटनीति ये कहती है कि कश्मीर के मुद्दे पे भी कोई ना कोई ऐसा समझौता किया जा सकता था जो भारत के हित में होता। लेकिन नहीं, उसके बारे में केवल एक लाइन ये आई कि इस मुद्दे का हल दोनों पक्षों की बातचीत के द्वारा होगा। अब वो लोग समझ गए कि भाई ये भी कमजोर हैं, रणचंडी का जो खिताब आपने दे दिया सो दे दिया, लेकिन ये भी वास्तव में उतनी मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है जितना कि इनको बताया जा रहा है। अब उन्होंने अपनी शिकस्त का, आपको शायद याद होगा भुट्टो जो उस वक्त उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था इंशाल्लाह शिकस्त हुई है पर हम हार नहीं मानेंगे, हम 1,000 साल तक लड़ेंगे, हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। ये उनके उद्गार थे। और उन्होंने उसके बाद से जैसे ही वो संभले हैं युद्ध की हार से, उन्होंने बाकायदा एक ठोस योजना बनाकर भारत के टुकड़े करने की योजना पर काम शुरू कर दिया। फिर आया आपका पंजाब का वो महाभयंकर आतंकवाद का दौर, 12 साल तक चला है पूरा। एक युग होता है 12 सालों का। 1981 से शुरू हुआ आतंकवाद, जिसमें खालिस्तान का आंदोलन भी शामिल हो गया, अकाली दलों के अपने आंदोलन भी शामिल हो गए। 93 तक वो चला, और इस दौरान उन्होंने जो कुछ वो कर सकते थे, आखिर इन आतंकवादियों के पास सारे हथियार, बारूद, ट्रेनिंग सब कुछ तो पाकिस्तान से ही आता था। बॉर्डर स्टेट है पंजाब, अमृतसर के बॉर्डर से सब कुछ आता था। लेकिन हमारी उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने कोई भी प्रभावी कदम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उठाया। अपने अंदर ही हम उसको झेलते रहे, और हमारे कितने हजारों लोग हमारे मारे। खैर, तो अब उनको सूट करता है कि नहीं करता। और आगे चलिए, अभी पंजाब में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ था कि 1990 में जो कश्मीर में पंडितों का सफाया किया, जो जेनोसाइड, जो नरसंहार इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है, उस तरह का उन्होंने वहां पे किया। हमने फिर भी कोई कठोर कदम नहीं उठाया। और आगे चलिए, 2001 में हमारी संसद पे हमला किया, 2008 में उन्होंने जो है बॉम्बे में हमला किया, उससे पहले 2006 में बॉम्बे की बहुत सारी गाड़ियों में हमले हुए, दिल्ली में और देश के भिन्न भिन्न भागों में जहां वो चाहते थे बम प्लांट कर देते थे, फट जाते थे। और हमारी सरकार केवल निंदा करती थी, कंडेम करती थी उनकी इन हरकतों को। और ये भी कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। और फिर जब अति हो गई, जैसे बॉम्बे वाले मामले में, ये सिंपल आतंकवादी घटना नहीं थी, ये भारत पर हमला था। आपको याद होगा जब 9/11 हुआ अमेरिका में, तो उनके लोगों ने ये नहीं कहा कि ये कोई आतंकवादी घटना है, उन्होंने कहा ये अमेरिका पर हमला है जो बिन लादेन ने किया है, और इसको हम उसी रूप में लेंगे। लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। हम लोग क्या करते रहे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे साहब, क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे, और फिर जितने सबूत हो सकते थे हमसे इकट्ठा करके उनको दे देंगे पाकिस्तान को डोजियर बना करके, कि साहब ये लीजिए आप, जैसा कि आज मोदी जी ने भी कहा कि ये जी, प्रमाण जी। है हम आपको दे रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग क्या कहते, उनके हुक्मरान, अरे ये एविडेंस थोड़ी है, ये तो लिटरेचर है। उनके बार बार ये बयान आते थे कि आपने जो दिया वो तो कहानियां हैं, लिटरेचर है।
आप तो हमें कहानी सुना रहे हैं, ये प्रमाण नहीं है, इसलिए हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। और भारत लाचार बेबस होकर के सिवाय शिकायतें करने के कुछ नहीं कर सकता था। अब आताताई से ही शिकायत करेंगे तो अब क्या पाएंगे? क्या मिलेगा आपको? अंतरराष्ट्रीय मंचों पे हालत ये थी कि पाकिस्तान की तूती बोलती थी, इतने सारे मुस्लिम देश हैं वो सभी पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होते थे कश्मीर मुद्दे पे। तो ये हालात उनको सूट करते थे। और जो चौधरी साहब ने बोला है, उनकी आकांक्षा भी यही है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार यदि आ जाती है, तो जो भारत के संबंध में उनकी स्थिति इतनी हीन हो गई है, वो अच्छे दिन, उनके लिए जो अच्छे दिन है वो फिर से लौट आएंगे। तो इसलिए एग्ज़ैक्टली। मैंने कहा कि उनको राहुल गांधी से कोई प्रेम नहीं है, जी, उन्हें जी। तो अपने देश से प्रेम है और अपने देश की नीतियां जो उन्होंने भारत के विरुद्ध हमेशा अपनाए रहे हैं वो लोग, केवल मोदी जी के आने के बाद जिस पे ब्रेक लग गए हैं, जी, जी। उनको उन नीतियों से प्रेम है, उनको आगे बढ़ाने की उनकी आकांक्षा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर आप क्योंकि उन्होंने देख लिया उरी में जो उन्होंने किया, किस तरीके से उनको घर में घुस के उसके बाद मारा गया और उनको फिर डर तो होगा ही ना अगर मोदी दोबारा आ जाएँगे, तो दोबारा फिर वही करेंगे। और जो आपने एक और बहुत अच्छी बात कही कि चाहे घास की रोटी खानी पड़े, बम ज़रूर हम्म, होने चाहिए। तो आज तो उन्हें घास भी नहीं मिल रही है, आज तो घास भी उनकी खत्म हो गई है। और वो जो हम्म, है अब बम भी हाथ में नहीं रहे हैं, बुरे हाल हैं उनके। और एक एक और जी बात है, जी। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा एक्चुअली क्या है देखिए जो प्रधानमंत्री जी का मैंने भाषण आपके साथ साझा किया दर्शकों के साथ, वो इसलिए किया क्योंकि वो केवल केवल जो चुनावी भाषण नहीं है। मोदी जी जब भी कुछ कहते हैं उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। अब सबके सामने है, कांग्रेस मर रही है और शहज़ादे को पीएम बनाने के लिए दुआ हो रही है पाकिस्तान में। तो ये सही बात है कि मतलब वो तो अपनी पुश्तैनी सीटों पे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इतने बुरे हाल हो गए हैं। हम्म, और पाकिस्तान में दुआ चल रही है उनके लिए। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा तंज कसा, आपने इसको बहुत अच्छे से बताया। आगे बढ़ते हैं, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, मतलब खड़गे जी नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी को धक्का मार के वायनाड भेजा गया है। अभी तक हम बात कर रहे हैं और अभी तक जो है कुछ ही घंटे बचे हैं अमेठी और रायबरेली के लिए, ये वहाँ से लड़ने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान में इनके लिए दुआएँ हो रही हैं। सर इस पे भी आपकी मैं टिप्पणी चाहूँगी। देखिए, पाकिस्तान में दुआएं हो रही हैं, इस बात की जो बैकग्राउंड है वो हमने अभी चर्चा की है। जी, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि यदि इनकी सरकार आएगी तो उनके जो अच्छे दिन जिन्हें वो मानते हैं भारत के विरुद्ध, वो लौट आएंगे। भाई मोदी जी अगर रहेंगे तो उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही तो है। बिल्कुल। पहले पत्थर बरसते थे, आतंकवादी हमारे यहाँ वो अ, अपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते सर थे, उनको रोज कहीं की न कहीं घटना थी। 370 भी चुभता होगा ना? बिल्कुल, मैं आ रहा था उसी पे। क्रॉस बॉर्डर जी, फायरिंग तब रोज की, बिल्कुल डेली की ये रूटीन था। भारत पाकिस्तान की सीमाओं पे गोलाबारी होती थी उनकी तरफ से, हमारी सेना भी जवाब देती थी पर होती थी। वो बंद हो गई है, अभी आपको सुनने में नहीं मिलोगी, पता नहीं कितने महीनों पहले कभी सुना होगा। हुँ, हुँ। न केवल कश्मीर में बल्कि देश के विभिन्न भागों में जो आतंकवादी घटनाएं होती थी, बम फटते थे, वो बंद हो गए। कश्मीर में शांति बहाल हो गई। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो आर्टिकल 370 है वो हट गया, वहां पे जिंदगी सामान्य हो गई है। पहले सामान्यता का अर्थ क्या था? सामान्य होने का, हालात सामान्य होने का अर्थ क्या था? वो अर्थ ये था कि भाई आतंकवाद अपनी जगह है, बातचीत करते हैं। वहां पे गोलियां चल रही हैं, सेना के ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, और यहाँ हमारे नेतागण कश्मीरी जो आतंकवादी अलगाववादी लोग हैं उनके साथ वार्तालाप करते थे। यासीन मलिक जैसे लोगों को मेहमान नवाजी मिलती थी प्रधानमंत्री के आवास में भी। और पाकिस्तान के लोगों से वो पहले मिलते थे हमसे बात करने के लिए, उनके आका तो वही ठहरे। आज वो जेल में है। तो हालात बिल्कुल बदल गए हैं, लेकिन उनके लिए सामान्य बात थी।
आपको याद होगा कितनी शर्म की बात थी, राष्ट्रीय शर्म की बात मैं मानता हूँ। एक बार जब अपने जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मिले इनसे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से, उन्होंने ये तमाम बातें उनके सामने रखी होंगी, तो उनकी क्या टिप्पणी थी? वो कहते हैं तो ऐसी शिकायतें करते हैं जैसे कोई देहाती औरत हो, यानी ऐसे जो जिसको बोलते हैं रोना रोने वाली बातें करते हैं। जी, जी। मुझे बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के बयान उनके प्रधानमंत्री दे देते थे सार्वजनिक रूप से, और हम फिर भी चुप लगा के बैठे रहते थे, क्योंकि बात एक व्यक्ति की नहीं थी, पूरे देश की थी। आज क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? सवाल ये ही जो पैदा नहीं होता। प्रधानमंत्री है पिछले 10 सालों से, जी, ये जो प्रधानमंत्री है, जैसे इन्होंने कहा एक घर में घुस के मारते हैं। आज वो डोजियर नहीं देते। मोदी जी ने कहा हमारे पास समय नहीं है डोजियर में वेस्ट करने का, जी, हम तो जी। डोज देते हैं सीधा। तो डोज दिया उन्होंने, साबित किया है। हुँ, हुँ। तो भाई ऐसा प्रधानमंत्री उनको क्यों सूट करेगा? पहले सारे मुस्लिम देश जो उनके पक्ष में खड़े होते थे, आज शायद ही कोई हो। खुद तो खैर वो बोलते हैं, ठीक है बोले हैं, लेकिन दुनिया के 50 से ज्यादा जो मुस्लिम देश हैं, उनमें से एक दो को छोड़ दें अपवाद स्वरूप, तो कोई वहां पे नहीं है उनके पक्ष में। सऊदी अरब जैसा कट्टर इस्लामिक राष्ट्र, वहां आज मंदिर बन रहे हैं। जी, क्या पहले इस बात की कल्पना की जा सकती थी? आप जरा कल्पना कीजिए, ये बातें हम तक आती नहीं है कि ये देख करके, वहां पे मंदिर का निर्माण देख करके, जो कट्टर पाकिस्तानी हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी कि ये क्या जमाना आ गया है। जी। मोदी की वजह कहा तो ये मंदिर हमारे से। तोड़ आज के वो और अपनी मोदी मस्जिद है, बना रहे थे। आज वो मोदी है जो जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं इस दुनिया की, जो पुतिन को भी समझा सकते हैं कि भैया ये युद्ध का टाइम नहीं है, जरा शांति से बात करो। आप बिल्कुल। कल्पना कर सकते हैं? हमारे यहाँ जब आंदोलन होते थे तो ये अमेरिका वाले हमको पाठ पढ़ाते थे हमेशा से। अभी भी इन्होंने पढ़ाने की हिम्मत की, मोदी के आने के बाद भी इन्होंने कहा, जब सीएए के प्रोटेस्ट हुए, जब यहाँ पर दंगे हुए, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग वालों ने जो किया, और उसके बाद जो कार्रवाई की सरकार ने, तो वो हमको लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे थे। जिनके पास जाकर के राहुल गांधी जी ने कहा कि साहब उस देश में तो लोकतंत्र खतरे में, तो आप कुछ कीजिए, ये ऐसी बातें, वो हमें पाठ पढ़ा रहे थे। अब जब उनकी विश्वविद्यालयों में ये छात्रों ने आंदोलन किए, हमास के पक्ष में, फलिस्तीन के पक्ष में, जो इजराइल कार्रवाई कर रहा है उसके विरुद्ध, हमारे विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी करके उन्हीं की भाषा में वैसे ही शब्दों का प्रयोग करते उनको समझा दिया है। ये 1 to 1 ये रिस्पॉन्स, भारत का ऐसा रिस्पॉन्स अमेरिका को पहले कोई सोच सकता था? लेकिन ये मोदी युग है, यहाँ पे होता है। जो चीज पहले सोचनी भी संभव नहीं लगती थी, वो आज वास्तव में हो रही है। तो बताइए, जब देश, और फिर पांचवी अर्थशक्ति आपने कहा वो कटोरा, यस, उनके अंदर खाने के लाले पड़े हैं। जी। पंजाब की जो उनके मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ये आप शादी ब्याह की पार्टियों में एक डिश से ज्यादा ना रखें, जी, रखेंगे तो जी। कार्रवाई होगी। ये हालत है उनकी। शादी ब्याह का सेलिब्रेशन भी ढंग से नहीं मना सकते, और हम विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था हैं। तो मुझे बताइए, ये सब चीजें होते हुए उनको मोदी कैसे पसंद आएगा? उनको तो कांग्रेस के लोग पसंद आएंगे, जिनके वक्त में उनकी इतनी सब मौज हो रही थी। जी, अब आपने बात की कि साहब ये लोग भाग रहे हैं, ये हमारी अंदरूनी राजनीति का विषय है, यस। तो इसमें कांग्रेस के नेताओं की हताशा तो साफ साफ दिखाई देती है, क्योंकि भाई कुछ भी कहो, आज के दिन तक गांधी परिवार कांग्रेस का सर्वे सर्वा है। अध्यक्ष कोई भी हो, अभी खड़गे जी हैं, लेकिन सर्वे सर्वा वही है। हर कांग्रेस यही मानता है, और जो कांग्रेस के अलग जो दूसरे नेता वो भी मानते हैं कि अभी कांग्रेस के सिरमौर तो यही लोग हैं। पहले सोनिया जी का नाम आता था, अब उनसे पहले राहुल जी का आने लगा है, साथ में प्रियंका जी तो ही है। आप देखिए, जिनका अपना मोरल इतना डाउन हो चुका हो, हतोत्साहित वो हो चुके हैं। सोनिया जी राज्यसभा के रास्ते से चली गई संसद में, और ये दोनों भाई बहन, अब 2 सीटें हैं वहां पे, रायबरेली और अमेठी है, ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम लड़ें कि न लड़ें,
ना लड़े तो वैसे फिर उनकी साख पे बट्टा लगता है। आखिर उनकी पुश्तैनी खानदानी सीट है भाई ये दोनों। और अगर लड़े और हार गए तब तो साख कहीं बचेगी ही नहीं। तो इस दुविधा से वो जूझ रहे हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस आज कहाँ खड़ी है, उसका अपना अस्तित्व जो है किस मंजिल पे पहुंच गया है, किस पड़ाव पे पहुंच गया है, क्या वो खत्म होने के मार्ग पे है। तो ये हालात कांग्रेस वालों के लिए अच्छे नहीं है। सही कह रहे हैं। लोग तो पता नहीं इन्हें क्या समझ रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि अब या तो डायरेक्ट ही अपना नॉमिनेशन के लिए जाएँगे। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, हम अभी तक बात कर रहे हैं, कोई बयान नहीं आया है इनका। ख़ैर वो एक अलग बात है, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं रह गया है। अब ये देखिए, इनकी टुच्ची हरकतें शुरू हो गई हैं। आई एम सॉरी टू से, टुच्ची हरकतें ही हैं ये। अमित शाह का डीप फेक वीडियो बनाया इन्होंने, और वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। इनके दिमाग में आरक्षण को लेकर के सुई, कहते हैं ना, वो रिकॉर्ड पे रुक गई है। तो क्या प्रॉब्लम देखते हैं आप इनकी? इनको आरक्षण में क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है? देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वैसी बात नहीं है। मुद्दे तो इन्होंने बहुत सारे सामने रखे अपने मैनिफेस्टो के मार्फत। लेकिन ये मोदी का फिनोमिनन कुछ ऐसा है कि इन्होंने जो मुद्दे रखे उन सबको उन्होंने तार तार कर दिया और तस्वीर सामने रख दी। जी, उन्होंने कहा कि भाई ये मैनिफेस्टो तो कुछ ऐसा ही लगता है जैसा कभी मुस्लिम लीग का हुआ माओवादी। करता हो, जी, कहीं माओवाद की इसमें जगह है। और जो तुष्टीकरण की इनकी राजनीति है उस पर तो सारा ही आधारित है। तो जो ये समझ रहे थे कि हम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं जिनके सामने भाजपा चारों खाने चित हो जाएगी, तो वो तो हुआ नहीं बल्कि उल्टा पड़ गया। अब ये मोदी का राजनीतिक कौशल कहिए, आप क्या कहिए, कि जिसको ये अपना बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मांग रहे थे वो इनके खिलाफ उल्टा पड़ गया। तो अब वो बेचारे क्या करें। उन्होंने कहा कि भाई कुछ और इलाज करो। अब तंत्र में तो इनके लोग अभी भी हैं, वो खत्म नहीं हो गए हैं और अच्छी खासी संख्या में है। और फिर अब ये डीप फेक का जमाना है, थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई मुश्किल नहीं है, कोई किसी भी आवाज का नकल करके वैसा ही दिखा सकता है जैसा वो चाहे। तो इनको लगा कि भाई ये जो एससी एसटी ओबीसी इत्यादि के जो आरक्षण की बात है, अगर हम ये इनके खिलाफ ऐसा चला दें, प्रचार कर दें, तो फिर भी ये हार जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या तो आखिर इन्हीं लोगों की है। एससी एसटी ओबीसी यदि ये तीनों वर्ग किसी पार्टी के खिलाफ हो जाएं, और जब आप कहेंगे कि भाई हम इनका आरक्षण छीनने जा रहे हैं, तो खिलाफ क्यों ना होंगे, हो ही जाएंगे। तो इस योजना को सामने रखते हुए इन्होंने वो चलाया। लेकिन इनको ये नहीं पता है टकरा किससे रहे थे। अब ये अमित शाह तो बहुत कट्टर और जी, बहुत खूंखार और बहुत मजबूत प्रशासक हैं, इनके आगे ये चीजें ऐसे चल नहीं सकती। इन्होंने जो कड़ा कदम उस पर उठाया वो इनके लिए उल्टा पड़ गया। अब ये बातें बिल्कुल उल्टा सामने पड़ आ गया। रही हैं कि जहां से ओरिजिन जिसका हुआ था उसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं। बिल्कुल, तो अभी कांग्रेस अपना और आम बल्ला भी नहीं झाड़ सकते। आदमी पार्टी के। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि अमित शाह से जो इन्होंने पंगा लिया और बड़ी बदनीयती से लिया, तो वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इनके बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक और नई टर्मिनोलॉजी सुनने को आ रही है, वोट जिहाद। लव जिहाद की तो बात थी ही। अब मारिया आलम जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वोट जिहाद के ज़रिए जो है हम वोट इकट्ठा करेंगे। अब आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात हो गई, और कांग्रेस ने अपने मुँह में दही जमाया हुआ है। हालाँकि उनके जो चाचा हैं, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। क्या कहते हैं सर?
इस तरीके की इनकी देखिए, छोटी तो हरकतों को? हाँ, ये जो नेता हैं, ये आपने कहा कि छोटी हरकत, मैं कहूँगा उनकी अपनी सोच में परिपक्वता नहीं है। एक राजनीतिज्ञ के तौर पे उनमें परिपक्वता की भारी कमी है, जो उन्होंने इस तरह की हल्की, तुच्छ, क्षुद्र बात कही है। और ऐसा करके उन्होंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि जिहाद ये जो शब्द है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट, अतिवादी, अ, आतंकवादी जो लोग हैं, ये वो उसको इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो उनकी विरोधी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, वो जिहाद को लेकर के हमेशा आक्रामक रही है। अब वो ज़मीन का जिहाद हो, लैंड जिहाद, वो लव जिहाद, वो कितने भी तरह के जिहाद हों, वो इन पे लेके हमेशा आक्रामक रही है। और उस पार्टी को इस इन मुद्दों पे, जिहाद जैसे मुद्दों पे, हमेशा जो देश का बहुसंख्यक है, उनका समर्थन मिलता रहा। और तो और जो मुसलमान आबादी का भी जो पढ़ा लिखा और समझदार तबका है, वो भी जिहाद और जिहाद की भाषा को पसंद नहीं करता है। मजबूरी में सामने ना बोले एक बात है, लेकिन रीजनेबल बात तो वो भी। तो इन्होंने ये जिहाद वाली बात कह के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। इनको इसका कोई फायदा मिलेगा नहीं। कांग्रेस की आपने कहा कि दही जमाने वाली बात, तो भाई उनकी मजबूरी है। क्योंकि देखिए, मानसिकता की बात होती है। उनको लगता है कि यदि मुसलमानों से संबंधित कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिसको दूर दूर तक भी ट्विस्ट करने की संभावना हो कि जो उनके विरुद्ध जाता हो, वहां पर हम नहीं कहेंगे। तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी के चलते। मजबूरी कौन सी? वही वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वही वोट बैंक अपीजमेंट, एंड तुष्टिकरण। तुष्टीकरण। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी ये चुप्पी जितना उनको फायदा करेगी, उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा नुकसान भी करेगी। ये बात वो नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं। तो जो इन्होंने बोला है और जो उनका रिएक्शन है, ये भी इन लोगों के खिलाफ ही जाने वाला है। चला गया इनके खिलाफ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझको, क्योंकि उसके बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है। और अब ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं, उससे इनकी पोल पट्टी और खुल रही है। सर, आपने जी, मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।